नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं, सभी को नमस्कार और सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण का जो अनिवार्य संस्कृत वाला भाग है उसका 5वां पाठ, ठीक है, पंचम पाठ, पंचम पाठ। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे पास संस्कृत नहीं है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ें, इस पाठ को क्यों याद करें। तो वो बच्चे ध्यान से सुन लें। जो आपकी हिंदी की पुस्तक है उसके लास्ट में अनिवार्य संस्कृत है, वो आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि परीक्षा में से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो आपके चैप्टर हैं उनका अनुवाद आएगा, अनुवाद हिंदी अनुवाद करने को आएगा, और जो उसके प्रश्न उत्तर हैं वो प्रश्न उत्तर भी आपको करने होंगे। तो प्रश्न उत्तर को हम लास्ट में अलग से एक एक पाठ का आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम इसका अनुवाद समझ लेते हैं। पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, और दूसरा पाठ था बाल प्रतिज्ञा, और तीसरा पाठ था महादानम, और चतुर्थ पाठ था विविक्तेनाम प्रयोगः। ये सब आप पढ़ चुके हैं और आज आप समझने वाले हैं इस वीडियो में पंचम पाठ का अनुवाद। पाठ का नाम है सहसा विदधीत न क्रियाम। इसका मतलब होता है कि अचानक या बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको क्या होता है कि किसी की बातों को सुना और आपने उसको गलत समझ लिया और उसका निर्णय ले लिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जो आप समझ रहे थे वो तो था ही नहीं, आपने कुछ गलत सुना। कभी कभी क्या होता है कि जो आप सुन रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका भाव भी वही हो। तो इस पाठ में आप यही समझेंगे कि सहसा विदतीत न क्रियाम, किसी भी कार्य को बिना विचारे, बिना सोचे समझे, अचानक नहीं करना चाहिए। किसी काम को करने से पहले आराम से उसको सोचना चाहिए कि इस काम को करने से हमें लाभ होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ में आप बहुत ही अच्छी शिक्षा लेने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों को बहुत ही मुश्किल होता है संस्कृत का अनुवाद समझना, लेकिन जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत का अनुवाद करना तो बहुत ही सरल है। संस्कृत में कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसको आप याद रखिए। जैसे यहाँ पर आया है आदर्श और ये, ठीक है। ये जहां भी लगता है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और इसका मतलब हो जाता है का, के या की, ठीक है। और जो एक ही मात्रा लगी होती है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसका अर्थ होता है जहां भी ये लगता है या तो में होता है या पे होता है या पर होता है। और ये आसीत, आसीत का मतलब होता है था। देखिए, ईस्वी वर्षस्य सप्तम शताब्द्या महाराष्ट्र प्रांते आसीत राजा विष्णुवर्धन। इसका अनुवाद हुआ 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में विष्णुवर्धन राजा था। सप्तम शताब्दिया यानी 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में विष्णुवर्धन नाम का राजा आसीत माने था। तस्य का अर्थ होता है उसकी, राजसभाया महाकवि भारवी राजकवि आसीत। इसका अर्थ भी था और इसका भी यथा भी होता है और थे भी होता है, ठीक है। तस्य राजसभाया, उसकी राजसभा में, महाकवि, जब आपको संस्कृत से हिंदी बनानी होती है तो ये जो विसर्ग लगे होते हैं तो इस तरह से ये हटा देते हैं, ठीक है। तस्य राजसभाया महाकवि, उसकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि आसीत, राजकवि था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये विसर्ग हटा दीजिए जब हिंदी लिखेंगे। उसकी राजसभा में महाकवि भारवी राजकवि था। तस्य महाकाव्य किराता अर्जुनीयम पुरा कालदेव अत्यंत प्रसिद्ध वर्तते। अब आपने तस्य को जान लिया, तस्य का अर्थ क्या होता है, उसका, उसके लिए तस्य आता है, ठीक है।
उसका महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य? किराता अर्जुनियम। प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध वर्तते है। एव का अर्थ भी होता है, एव का अर्थ ही, ठीक है, जहां भी एव आएगा आप उसको ध्यान रखिए, एव का अर्थ होता है ही। इसका अनुवाद आप कितने आसान से कर सकते हैं, देखिए तस्य बने हो गया उसका महाकाव्य, अंक की बिंदी को इसको हटाएंगे, ठीक है, ये जो लगी हुई है अनुसार यहाँ पर, उसका महाकाव्य किराता अर्जुनियम, पूरा काल का अर्थ होता है प्राचीन काल, और एव लगा है ही, प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। भारवी बाल्यकाले, अब यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा आपको दिख रही है, इसका मतलब हो जाएगा में, ठीक। और भारवी के नाम से जो दो बिंदु लगे हैं, विसर्ग लगे हैं, जिसको विसर्ग बोलते हैं बिंदु को, ठीक है, ये हटा देंगे तो हिंदी अनुवाद हो जाएगा भारवी बाल्यकाले, यानी बाल्यकाल भी लिख सकते हैं और बचपन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बचपन में, भारवी बालकाल में, बाल्यकाल में या बचपन में। मेहता, मेहता का अर्थ होता है बहुत, परिश्रमेण, अब यहाँ पर जो एण लगा हुआ है, एण जहां भी लग के आए तो उसका अर्थ होता है से, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे तो हर पार्ट में आपको मदद मिलेगी अनुवाद करने में, ठीक है। से ये तृतीय विभक्ति का एक वचन का चिन्ह है। विद्याम अर्जितवान, विद्या प्राप्त की, फिर से देखिए, भारवी बाल्यकाल में महती माने बहुत अधिक परिश्रम से विद्या अर्जितवान, विद्या प्राप्त की। देखिए फिर आ गया तस्य, तस्य माने उसकी, विलक्षण, विलक्षण मान को इसी तरह से आकर डंडा हटाइए और लिख दीजिए विलक्षण। प्रतिभा, प्रतिभा को ऐसे ही लिखना है। काव्य रचना, और या लास्ट में लगा है अपि, तो अपि का अर्थ होता है भी, जहां भी अपि आए आप उसका मतलब समझेंगे भी हिंदी में, ओके। तस्य माने उसकी, विलक्षण, प्रतिभा, काव्य रचना, उसकी विलक्षण बुद्धि, प्रतिभा को बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है, उसकी विलक्षण बुद्धि, उसकी प्रतिभा काव्य रचना करने में प्रवृत्त थी, यानी जो भारवी थे वो बचपन से ही बहुत अधिक परिश्रम से उन्होंने विद्या प्राप्त की, और बचपन से ही उन्हें काव्य रचना करने में उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही प्रवृत्त का अर्थ होता है कि वो बहुत जल्दी ही काव्य रचना कर लिया करते थे। स सर्वदा विद्वत् वासु साहसम उपातिष्ठत्, सह का अर्थ होता है वह, ठीक है, वह, सर्वदा माने हमेशा, विद्वत् वासु जहां पर सु लगे, सु भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और सु का अर्थ भी होता है में, पे, पर, ठीक है, लेकिन ये बहुवचन में आता है। वह हमेशा विद्वानों की उत्साहम, बड़े उत्साह के साथ विद्वानों की सभाओं में उपस्थित होता था। तत्र माने वहां, तत्र माने वहां, देखिए इन दोनों को याद कर लीजिए, तत्र माने वहां होता है और अत्र माने यहाँ होता है। तत्र पंडिते सह अनेक वारम चातुर्ण्य शास्त्रम अकरोत, इसका मतलब है, इसका अनुवाद है कि वहां पंडितों के साथ अनेक बार चतुराई से शास्त्र करता था। शास्त्र का मतलब होता है कि जो शास्त्र होते हैं उनके बारे में बहुत अधिक जो है जो चर्चाएं होती हैं वो चर्चाएं करता था। सह माने वह, कभी सम्मिलने सु, देखिए सु आया फिर, तो वह, अरे बाबा, निरंतर काव्य असुरत, निरंतर काव्य को सुना करता था।